हेलो स्टूडेंट्स, हम रिएक्शंस ऑफ एल्कीन स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का आइडिया दिया था और हमने लिस्ट में लगभग हर रिएजेंट को लिखकर उससे बनने वाले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को बनाना सिखा दिया था। हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस किया था। अब हम यदि उन्हीं रिएक्शंस को डिटेल में स्टेप वाइज यदि स्टडी करें तो सबसे पहले उस लिस्ट में हमने जो लिखा था वही रिएक्शन हम सबसे पहले ले लेते हैं। और हम सबसे पहले ले रहे हैं एडिशन ऑफ एच एक्स, क्योंकि हमने एडिशन ऑफ एच एक्स ही उस लिस्ट में सबसे पहले लिखा हुआ था। हमें पहले से मालूम है कि एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा, कार्बोकैटाइन रीअरेंज होगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो यदि हम एडिशन ऑफ एच एक्स की बात करें तो मुझे ये मालूम है कि एच एक्स कैसा ब्रेक होगा, एच एक्स एच प्लस और एक्स माइनस में ब्रेक होगा। मतलब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा H प्लस और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बनेगा X माइनस। तो जब एल्कीन HX से रिएक्ट करेगा, हेलोजन एसिड से रिएक्ट करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल हैलाइड। तो इसका नाम लिख देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करें तो मैकेनिज्म, एल्कीन टॉपिक के हर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ H प्लस एंड X माइनस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ एच एक्स। तो ये हम जीओसी से बोल रहे हैं कि हेलोजन एसिड में रिएक्टिविटी हमेशा एच आई देन एच बी आर देन एच सी एल और सबसे कम होगा एच एफ। एच एफ शायद हमारे सिलेबस में यूज़ होता हुआ मिले भी नहीं। और रीज़न क्या है कि ग्रुप में जब हम डाउनवर्ड जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज इंक्रीजेज, और ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड एच ऑल्सो इंक्रीजेज। मीन्स एच आई इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग हेलोजन एसिड्स। इसका मतलब सबसे आसानी से H प्लस सप्लाई करेगा, और यदि वह H प्लस सप्लाई करेगा तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, RDS जल्दी कंप्लीट होगा। फिर हमने GOC में बात किया था कि रिएक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है इसलिए हमने लिखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड। यहाँ पर ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमने पहले भी बात किया हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाते टाइम हम जो डायरेक्ट कार्बोकैटाइन बनता है उसका स्टेबिलिटी देखते हैं। रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा कार्बोकैटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी से कंपाउंड की रिएक्टिविटी अफेक्ट नहीं होती। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक फेमस रूल आता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल एक शॉर्ट ट्रिक था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। और इन्होंने जो बोला, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो प्रोपीन पर HBr का एडिशन था। तो एक काम करें, वो एक्सपेरिमेंट ही लिख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट था ये। तो इन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया और शॉर्ट ट्रिक ये था, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ़ द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एटम एड्स टू द कार्बन एटम विथ फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, तो HBr का नेगेटिव पार्ट कौन हुआ? Br माइनस और HPa प्लस। तो उन्होंने शॉर्ट ट्रिक दिया कि Br माइनस कहाँ पर लगाऊं। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन मैंने सर्च कर लिए, किस कार्बन पर कम नंबर में हाइड्रोजन है? CH पर है, एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक ये था कि यहाँ पर लगाया जाए ब्रोमीन और अपने आप यहाँ पर लग जाएगा H और ये आंसर बन जाएगा। ठीक, ये मार्कोनिकॉफ का रूल था। और इस रूल को, इसका मैकेनिज्म सपोर्ट भी किया। यदि इसका एक्सप्लेनेशन में लिखूं तो इसका मैकेनिज्म हम पहले भी लिख चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के टाइम पर। इसका मैकेनिज्म होगा आयनिक मैकेनिज्म। और आयनिक मैकेनिज्म में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस। तो H प्लस ने अटैक किया। अब यहाँ पर पॉसिबल कार्बोकैटाइन दो थे हमारे पास, या तो मैं प्राइमरी बनाता या तो मैं सेकेंडरी बनाता। और मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी, इसलिए हम हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कॉर्नर पर H को अटैच किया और हमने सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनाया। अब सेकेंडरी कार्बोकैटाइन यहाँ पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए Br माइनस अटैक करेगा और यहीं पर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मार्कोनिकॉफ्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। लेकिन बाई चांस मार्कोनिकॉफ का रूल करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एल्कीन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल था नहीं। यदि हम कोई ऐसा एल्कीन लिखें जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, जैसे हमने ये वाला एल्कीन लिखा, इस वाले एल्कीन में यदि देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। एक बार पॉसिबल कार्बोकैटाइन बोलकर देखें तो डबल बॉन्ड जहाँ पर है वो देखो, यहाँ पर ये प्राइमरी है
और ये सेकेंडरी है, और हम कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएंगे, हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे। लेकिन सोच कर देखो, क्या Br माइनस यहाँ पर लगेगा? नहीं लग सकता, क्योंकि जब Br माइनस यहाँ पर आएगा तो इसका एडजेसेंट कार्बन टर्शरी कार्बन है, रीअरेंजमेंट होगा, और यदि रीअरेंजमेंट हुआ तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो प्रोडक्ट ब्रोमीन इस कार्बन टर्शरी कार्बन पर लगेगा, और यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी मार्कोनिकॉफ ने नहीं देखी थी। हालांकि मार्कोनिकॉफ ने इसके बाद काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस दिए। उनका जो मॉडर्न स्टेटमेंट था वो ये था, उन्होंने फिर एनाइन को ना बोलकर उन्होंने कैटाइन के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। कैटाइन के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया मतलब कैटाइन क्या था? कैटाइन था H+, हमारे HBr के लिए। तो उन्होंने ये बोला पॉजिटिवली चार्ज जो पार्ट रहेगा, जो पोर्शन रहेगा रिएजेंट एटम का, वो हमें उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर लगाना है जहाँ पर लगने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो देखो क्या लिखा हुआ, इन द आयनिक एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू ए डबल बॉन्ड द पॉजिटिव पार्ट, इस बार पॉजिटिव पार्ट के लिए स्टेटमेंट था, of the adding reagent attaches itself to a carbon of double bond so as to yield the more stable carbocation as intermediate। लेकिन रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी यहाँ पर तब भी नहीं मिला, इसलिए हम मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्ट यूज नहीं करते। यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं तो हम हमेशा रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी चेक करते हुए करते हैं यूज। यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो एडवाइजेबल यही है कि जहाँ पर बोला जाए मार्कोनिकॉफ रूल केवल वहीं पर यूज़ करें, अपने मन से कहीं पर यूज़ ना करें। फिर अगला क्वेश्चन आया, तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल इतना फेमस क्यों है? मार्कोनिकॉफ रूल फेमस नहीं है, रिएक्शन में शॉर्ट ट्रिक के लिए मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फेमस है। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? देखो पहली ज़रूरी बात, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं होता, एंटी मार्कोनिकॉफ ऑब्जर्वेशन है। मतलब मार्कोनिकॉफ ने बोला था कि नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे लगाना। तो यदि हमें कभी भी ज़्यादा हाइड्रोजन वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट जुड़ता दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। जैसे एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑब्जर्व करेंगे हम। जब प्रोपीन पर HBr का एडिशन कराया गया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ROOR, दिस लिंक इज पेरोक्साइड लिंक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक, तब यहाँ का ऑब्जर्वेशन ये था, जो प्रोडक्ट बना ना, वो प्रोडक्ट बना था 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये बिल्कुल मार्कोनिकॉफ एडिशन से अपोजिट था, इसलिए इसको क्या बोला गया? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बोला गया। रूल नहीं है ये एंटी मार्कोनिकॉफ। हाँ, रूल की बात करें, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम यदि मैं बोलूँ तो दैट इज कॉल्ड खराश इफेक्ट। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था जो हम एल्कीन में HX का एडिशन पढ़ रहे हैं उस केसेस में। इसके बारे में और आगे बात करें, इसको एक्सप्लेन करें, तो जो खराश इफेक्ट है इसका मैकेनिज्म बोला गया पेरोक्साइड प्रेजेंट है, इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो पेरोक्साइड है उसमें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो लिंक है ये वीक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर होमोलाइसिस होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और होमोलाइसिस के बाद जो बनता है वो फ्री रेडिकल बनेगा, तो एक RO रेडिकल और दूसरा भी RO रेडिकल बन गया। अब कंटेनर में जब RO रेडिकल आया तो RO रेडिकल क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट के लिए जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होगा कंटेनर में उससे रिएक्ट करेगा। तो HBr से रिएक्ट करके यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा ROH, और साथ में बनेगा Br रेडिकल। अब यहाँ पर आने वाला पहला डाउट, HBr में से H को ही एब्स्ट्रैक्ट क्यों किया, ब्रोमीन को एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि RO का बॉन्ड में ब्रोमीन से बनाता तो वापस 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का बॉन्ड बनता, वो अनस्टेबल होता, फिर से ब्रेक होकर फ्री रेडिकल बना लेता। तो देखो एक्चुअली मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, मैं 2 डिफरेंट कंटेनर की बात कर रहा हूँ। एक कंटेनर में रिएजेंट है जिसमें HBr के साथ थोड़ा सा अमाउंट, मतलब HBr के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पेरोक्साइड इज मिक्स्ड, और दूसरे कंटेनर में भी एल्कीन है, भी मैंने रिएजेंट मिक्स नहीं किया। तो रिएजेंट वाले कंटेनर में यदि ये रिएक्शन हुआ तो रिएजेंट वाले कंटेनर में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? HBr एक्सेसिव अमाउंट में है तो वो तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। और क्या बनाया? RO रेडिकल ने ROH बनाया तो ये प्रेजेंट रहेगा। और क्या प्रेजेंट रहेगा? Br रेडिकल बनाए तो Br रेडिकल प्रेजेंट रहेगा, ये इस कंटेनर में है। अब जब मैं रिएजेंट वाले कंटेनर से
रिएजेंट निकालकर एल्कीन वाले कंटेनर में मिक्स करूंगा तो ये तीनों स्ट्रक्चर एल्कीन वाले कंटेनर में आएंगे। तो एल्कीन के साथ रिएक्ट कौन करेगा? सबसे पहले रिएक्ट वो करेगा जो अनस्टेबल सबसे ज़्यादा होगा, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है कौन? Br रेडिकल। ठीक, क्योंकि वो रिएजेंट है। तो Br रेडिकल पहला कोलिजन करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिच मल्टीपल बॉन्ड है, और यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी दो इंटरमीडिएट पॉसिबल हैं, और इंटरमीडिएट हम हमेशा मोर स्टेबल बनाते हैं। इसका मतलब हम सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाएंगे, और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को प्रोवाइड करा दिया और ब्रोमीन से बॉन्ड बना लिया ऐसे, और यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन सा बना? सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना। अब ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, कंटेनर में जो भी ज़्यादा रहेगा उसी से कोलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो HBr यदि अमाउंट में ज़्यादा था तो यहाँ से ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और तब जाकर प्रोडक्ट बनेगा क्या? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ज़रा ध्यान से देखें, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन में और एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन में यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट में प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों बना? क्या इसलिए कि मार्कोनिकॉफ्स रूल में मैकेनिज्म हमने आयनिक लिखा था और यहाँ पर फ्री रेडिकल? तो नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंट है बिकॉज फर्स्ट अटैकिंग एटम इज डिफरेंट। देखो, फर्स्ट अटैकिंग एटम यहाँ पे क्या था? Br रेडिकल। यदि यहाँ पर फर्स्ट अटैकिंग एटम H रेडिकल होता ना, तो H रेडिकल प्राइमरी पर अटैच होता और प्रोडक्ट बनता सेम 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट अटैकिंग एटम इज ब्रोमीन, और जो पहले आएगा वो कॉर्नर पे लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनाना है ना, इसीलिए। क्लियर है ना? इसलिए प्रोडक्ट इज डिफरेंट इन केस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट बिकॉज फर्स्ट अटैकिंग एटम इज डिफरेंट। मैकेनिज्म आयनिक या फ्री रेडिकल से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये तो हुई डिटेल वाली बात, ठीक है ना। अब यदि मैं इसको शॉर्ट में लिखूं जैसा बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, तो हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। हम लिखते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, और पेरोक्साइड इफेक्ट में हम लिखते हैं 2 स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम ये नहीं, हम कंटेनर नहीं बनाते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 2 स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और जो मैकेनिज्म लिखा जाता है वो मैकेनिज्म किस तरीके से लिखा जाता है? देखें कि एल्कीन पर सबसे पहले कहीं से X रेडिकल आया। कहाँ से आया ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता। X रेडिकल कॉर्नर में अटैच हो गया और बॉन्ड बना लिया, फिर कहीं से H रेडिकल आया और प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके से ये लिखा हुआ मिलता है और हम ऐसे ही पढ़ते हैं। अच्छा, यदि मुझे डायरेक्ट आंसर बनाना है, ये तो ही मैकेनिज्म की बात, मुझे मालूम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यदि मुझे डायरेक्ट आंसर बनाना है तो मैं क्या करूं? मैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन करूं ऑफ H प्लस एंड X माइनस, और आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो, मैं आइंस लिख रहा हूं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है फॉर डायरेक्ट आंसर। एंटी मार्कोनिकॉफ्स ये जो हमने लिखा, ये शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज होता है। एक्चुअली मैकेनिज्म क्या था? मैकेनिज्म तो था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करें। जब इस तरीके से मैकेनिज्म लिखकर ऑब्जर्वेशन बढ़ाया गया, तो सबसे पहले HBr के लिए देखा गया था। HBr के लिए यदि हम बात करें तो एक बार HBr को हमने बिना पेरोक्साइड के लिखा। अब पेरोक्साइड नहीं है तब तो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा। तो यदि पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो ब्रोमीन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन पर लगेगा और H लगेगा यहाँ पर, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे पेरोक्साइड पे ध्यान देना चाहिए कि पेरोक्साइड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर ब्रोमीन हमने ये लिखा यहाँ पर और लिखा H यहाँ पर ये। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ पर क्या लगाया मैंने? यहाँ पर मैंने लगाया पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट लगाया, और इसका मैकेनिज्म मैं कौन सा बोलने वाला हूँ? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलने वाला हूँ मैं। ठीक है ना? ये बातें मुझे ऑब्जेक्टिव के टाइम पे याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन जब सिमिलर ऑब्जर्वेशन HCl के केस में देखा गया, HCl लिया बिना पेरोक्साइड के, तो प्रोडक्ट तो फिर यही बनना था, Cl और H, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, और इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मैकेनिज्म है आयोनिक मैकेनिज्म, कार्बोकैटाइन बनता है इंटरमीडिएट। लेकिन जब HCl के साथ पेरोक्साइड लिया गया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और जो ऑब्जर्वेशन था वो ये कि यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज ही नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ जैसा HBr के केस में हुआ था। यहाँ पर प्रोडक्ट देखो HCl के साथ पेरोक्साइड है या नहीं है, प्रोडक्ट इज सेम। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा नो पेरोक्साइड इफेक्ट इन केस ऑफ HCl। और इसका मैकेनिज्म, इस प्रोडक्ट को बनाने का मैकेनिज्म तो आयनिक मैकेनिज्म है।
मतलब इसमें बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। और सिमिलर ऑब्जर्वेशन आयोडीन के केस में भी था। जब परऑक्साइड नहीं लेते तब तो हमें मालूम है कि आयनिक मैकेनिज्म है और प्रोडक्ट बनेगा ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ आयनिक मैकेनिज्म। लेकिन जब परऑक्साइड लिया गया ना HI के साथ में, तब भी जो प्रोडक्ट बना वो सेम था। मतलब HI के केस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नो परऑक्साइड इफेक्ट। क्यों नहीं हुआ परऑक्साइड इफेक्ट अभी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन तो देखें। और इसका मैकेनिज्म जो है, इसका मैकेनिज्म कौन सा बनेगा, आयनिक मैकेनिज्म। मतलब इंटरमीडिएट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे कार्बोकेटाइन लिखना पड़ेगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। मतलब HCl और HI के केस में परऑक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसका रीज़न सुनते हैं ज़रा, रीज़न देखें क्या है रीज़न। तो रीज़न में यदि बात करें तो अमंग हैलोजन एसिड्स ओनली HBr कैन शो परऑक्साइड इफेक्ट, हमने देख लिया, ये ऑब्जर्वेशन लिखा है। HCl एंड HI कैन नॉट शो परऑक्साइड इफेक्ट, ये भी ऑब्जर्वेशन है। रीज़न ज़रा देखो आगे क्या लिखा है, बिकॉज एनी वन स्टेप, कितने स्टेप मैकेनिज्म था, 2 स्टेप मैकेनिज्म था, उनके लिए बोल रहे हैं। एनी वन स्टेप ऑफ 2 स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बिकम्स एंडोथर्मिक विच इज थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, नॉट फेवरेबल। थर्मोडायनेमिकली मतलब एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। तो एंडोथर्मिक होने से क्या प्रॉब्लम होगा, तो एक काम करते हैं, पहले एग्जैक्ट वैल्यू बेस्ड में बात कर लूँ। तो एग्जैक्ट वैल्यू बेस्ड यदि मैं देखूँ तो ज़रा इस डाटा को देखो। यहाँ पर HCl, HBr और HI दोनों के केस में जो एनर्जी रिलीज होता है, या एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। HCl के केस में देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड स्टेप इज एंडोथर्मिक। Br के केस में देखेंगे तो Br के केस में दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ। और HI के केस में फर्स्ट स्टेप तो एंडोथर्मिक है लेकिन सेकेंड स्टेप इज एक्सोथर्मिक। ठीक, तो ये हमने लिखा कि एनी वन स्टेप बिकम्स एंडोथर्मिक। अच्छा, एंडोथर्मिक यदि एक स्टेप हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो जरा हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेसिक पे आना पड़ेगा। हमने एल्किन वाले टॉपिक में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये बोला था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप मैकेनिज्म है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। ठीक, चेन इनिशिएशन में तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्री रेडिकल था, चेन प्रोपगेशन में क्या था, एक फ्री रेडिकल से एक नया फ्री रेडिकल यदि बनता है तो हम उसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन। और यहाँ पे जरा सेकंड स्टेप देखो, जो सेकंड स्टेप लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये क्या है, चेन प्रोपगेशन। क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नया फ्री रेडिकल बन रहा है, तो ये चेन प्रोपगेशन हुआ ना। अब प्रॉब्लम ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कि प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन स्टेप एक दूसरे से कंपीट करते हैं। और यदि चेन प्रोपगेशन एक्सोथर्मिक हुआ तो टर्मिनेशन से आगे निकल जाएगा, लेकिन यदि एंडोथर्मिक हुआ तो स्लो हो जाएगा, तो टर्मिनेशन डोमिनेट कर जाएगा और कभी भी इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और यही प्रॉब्लम HCl और HI के केस में होता है। यदि मैं एक्सप्लेनेशन लिखकर बताऊं तो इस स्क्रीन को एक बार स्क्रीन कैप्चर करके पढ़ के देखना, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो चेन प्रोपगेशन है वो चेन टर्मिनेशन को कंपीट करेगा, और जब चेन टर्मिनेशन को कंपीट करता है और यदि प्रोपगेशन एक्सोथर्मिक हुआ तो टर्मिनेशन से ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट एज यूजुअल जैसा हम बनाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में वैसा बनेगा। लेकिन यदि एक स्टेप कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, तो टर्मिनेशन वाला स्टेप डोमिनेट कर जाएगा, और टर्मिनेशन वाला स्टेप डोमिनेट कर गया तो फिर प्रोडक्ट अलग तरीके से बनते हैं। क्लियर है ना। तो HCl, HBr और HI के केस में तो चलो तब भी हमने भाई एनर्जी की वैल्यू तो हम याद नहीं रख पाएंगे, तो हमने किसी तरीके से याद कर लिया, लेकिन हम हमेशा तो याद नहीं कर पाएंगे। और यदि हम हमेशा याद नहीं कर पाएंगे तो इसके अलावा यदि कोई नया कंपाउंड, नया स्ट्रक्चर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर उसके लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, हम क्लियरली लिख लेते हैं। देखो हमने लिख दिया है, ओनली फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन शो परऑक्साइड इफेक्ट। आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के चक्कर में नहीं पड़ना, जो इस लिस्ट में केवल वही परऑक्साइड इफेक्ट शो करेगा, जो इस लिस्ट में नहीं वो परऑक्साइड इफेक्ट शो नहीं करेगा। रीज़न एक्सप्लेनेशन की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जब ये परऑक्साइड इफेक्ट शो करेगा तो फिर एक और प्रॉब्लम आएगा। HBr में तो हमने कंटेनर बना के जाना था कि Br रेडिकली प्रेजेंट है तो पहला अटैक Br रेडिकली करेगा। तो नए रिएजेंट में हमें कैसे मालूम चलेगा कि पहला अटैक कौन करेगा, क्योंकि फर्स्ट अटैकिंग एटम ही तो प्रोडक्ट सेम बनेगा डिफरेंट, ये डिसाइड करता है। तो उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक लिखा है फॉर डायरेक्ट आंसर। ये जो हम लिख रहे हैं ये शॉर्ट ट्रिक है फॉर डायरेक्ट आंसर।
यदि डायरेक्ट आंसर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना, जो मैं लिख रहा हूँ उसका। जैसे HBr के केस में देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना, H प्लस और Br माइनस का आंसर अपने आप सही आ जाएगा। देखो मैं फिर से बोल दूं, मैं आइन ज़रूर लिख रहा हूँ लेकिन इनका मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। RSH में क्या करूँगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करूँगा H प्लस और RS माइनस का। CH-Cl3 में क्या करना है, H प्लस और CCl3 माइनस का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना। यहाँ पर Br प्लस और CCl3 माइनस का करना है, यहाँ पर Cl प्लस और CCl3 माइनस का मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे, तो जैसे मैं ये एग्जाम्पल लिखकर बताऊं, परऑक्साइड प्रेजेंट है, मुझे याद होना चाहिए कि BrCCl3 जो है परऑक्साइड इफेक्ट शो करेगा, तो मुझे क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो CCl3 माइनस था, यहाँ पे कहाँ लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा CCl3 और Br लगाना पड़ेगा यहाँ पर। इस तरीके से हम आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब हम यदि नेक्स्ट रिएक्शन पर आएँ तो HX का एडिशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड लिस्ट में भी हमने सेकेंड लिखा था, और हाइपोहेलस एसिड होते हैं HOX, ऑक्सीजन हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का बॉन्ड है, इसलिए OH माइनस और X प्लस में ही डिसोसिएट होता है। जैसे हमने HOCl लिखा तो यहाँ पर Cl प्लस और OH माइनस आएगा और प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। अच्छा, एक और नई बात यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड में, रिएक्शन तो कोई ख़ास बात नहीं लग रहा है मुझे। जो एडिशन प्रोडक्ट होते हैं, एडिशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट, और इसको शॉर्ट में कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है एडक्ट। इसका नाम कैसे लिखा जाता है, इसका नाम लिखने का तरीका, किसी भी एडिशन रिएक्शन का जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका नाम लिखने के लिए हमें नेम ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल लिखना पड़ता है। मतलब यदि इसका नाम लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ एल्कीन यूज्ड, क्योंकि एल्कीन स्टार्टिंग में लिया आपने, स्टार्टिंग मटेरियल एल्कीन है। प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड, कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड, तो नाम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इस एल्कीन का नाम क्या है, इथाइलिन है, इसका नाम इथाइलिन। तो एडिशन प्रोडक्ट का नाम लिखने के लिए मुझे सबसे पहले इथाइलिन लिखना पड़ेगा, एल्कीन का नाम इथाइलिन, और कैटेगरी का नाम Cl है इसलिए क्लोरो, और OH के कारण लिखा जाता है हाइड्रिन। तब साउंड कैसा आएगा, प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। इन जनरल यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हेलोहाइड्रिन बोल सकते हैं। अब यदि मैं मैकेनिज्म पर, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर आऊँ तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मुझे मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एल्कीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और Cl अटैच हो गया, कार्बोकैटाइन बन गया। अब देखो कार्बन पे प्रॉब्लम है कि उस पर प्लस चार्ज है, डेफिशिएंट है, और डेफिशिएंट रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला भी होता है, लोन पेयर वाला भी होता है, मल्टीपल बॉन्ड वाला भी होता है, और अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। कंटेनर में जो Cl माइनस है वो ज़्यादा नज़दीक है कि लोन पेयर वाला Cl, लोन पेयर वाला Cl नज़दीक है, और चूंकि हैं दोनों इलेक्ट्रॉन रिच लेकिन डिस्टेंस कम होने के कारण अट्रैक्ट हो जाएगा ये, और यदि ये अट्रैक्ट हो गया तो नया बॉन्ड बन जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। और जो स्ट्रक्चर बन गया इसमें प्रॉब्लम है। पहली बात, हेलोजन के डबल बॉन्ड हो गए, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि क्लोरीन हो गया है पॉजिटिवली चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन ये जो बना इसको बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन है ये, ठीक। और ये बनता है, ये ज़रूरी है इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि अब जब OH माइनस का अटैक होगा ना, तो OH माइनस का अटैक Cl के अपोजिट साइड से होगा। यदि हम ये नहीं बनाए तो हम इस बात को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि इसका एडिशन एंटी एडिशन होता है, और OH माइनस जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड पेयर हटाना पड़ेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। तो फिर तुम्हारे मन में ये बात आ सकती है कि जब Cl का बॉन्ड हटाना ही था तो बनाया ही क्यों, हमें तो मालूम भी नहीं चलता। लेकिन यदि मैं साइक्लिक हेलोनियम आयन नहीं बनाऊंगा तो मैं बहुत सारी बातों का एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि इसका एडिशन जो होता है वो कैसा एडिशन रहेगा, एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एंटी एडिशन होता है A+B- टाइप के रिएजेंट का।
और दूसरा एक्सप्लेनेशन, इस बात का एक्सप्लेनेशन कि यदि साइक्लिक हेलोनियम आइन बना तो कार्बन पे प्लस चार्ज कंप्लीट नहीं रहा, Cl पे शिफ्ट हो गया, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आइन मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। भाई मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट तो तब होता है ना जब कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज तो Cl पे शिफ्ट हो गया ना, इसलिए यहाँ पर मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट का मतलब होता है हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये सब नहीं होगा। लेकिन हाँ, रेजोनेंस टेक्स प्लेस, रेजोनेंस इज पॉसिबल, क्योंकि रेजोनेंस तो डेल्टा प्लस की तरफ भी अट्रैक्ट कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें साइक्लिक हेलोनियम आइन बनता है और इसमें एंटी एडिशन होता है और मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट हम नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन पर आए तो इजी सा रिएक्शन है, एडिशन ऑफ NOCl। NOCl कोई खास बात है क्या? खास बात ये है कि NOCl को हम बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसका नाम, हम क्या बोल रहे हैं? टिल्डेन रिएजेंट। नेम्ड रिएक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम लिखा हुआ है टिल्डेन रिएजेंट, और हमें पहले से मालूम है कि टिल्डेन रिएजेंट में क्या बनेगा, NO प्लस और Cl माइनस। ये हम पिछले वीडियो में प्लस माइनस सारे बता चुके हैं। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस रहेगा, NO प्लस पहले अटैक करेगा और NO प्लस का अटैक होने के बाद फिर क्या होगा, फिर जो कार्बोकैटाइन बनेगा उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट सी बात थी नहीं, नॉर्मल सा रिएक्शन है। और यदि नेक्स्ट रिएक्शन पर हम आए तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लिख रहे हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 में प्लस माइनस क्या, H प्लस एंड HSO4 माइनस। मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, एल्कीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटाइन बना, कार्बोकैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन गया। कितना आसान। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये कई बार लिखा हुआ मिलता है इस तरीके से, C2H5 HSO4, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ पर चूंकि एल्काइल का नाम मिथाइल है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं। मेरे बताने का पर्पज़ ये है कि जब ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो मुझे ये क्लिक नहीं करता कि कार्बन का लिंक हाइड्रोजन से है कि सल्फर से कि ऑक्सीजन से, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना। यहाँ पर जो लिंक है कार्बन का वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोडक्ट बनता है। ठीक, ये भी नॉर्मल सा रिएक्शन था। यदि नहीं लिखते तो हम पिछले वीडियो में भी इसको लिखकर हम बता सकते थे। ठीक है ना, पिछले वीडियो में भी हमने ये लिख के बता दिया था, ये आसानी से बन जाता। इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। अभी हमने क्या लिखा था, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा था। क्या कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट होने से कोई फर्क पड़ेगा? अभी देख लेते हैं। क्या डाइल्यूट होने से H प्लस नहीं सप्लाई करेगा? नहीं, H प्लस सप्लाई करेगा और H प्लस रिएक्ट भी वैसे ही करेगा, कार्बोकैटाइन भी बनेगा। तो क्या HSO4 माइनस अटैक नहीं करेगा? वो भी बनेगा, और प्रोडक्ट भी देखो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ही बनेगा। तो फिर डिफरेंस क्या है डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 में? अब ज़रा ध्यान से देखना। डाइल्यूट में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है जो कंसंट्रेटेड में नहीं था, दैट वाज H2O। ये भी तो अटैक करेगा, और यदि ये अटैक किया ना तो यहाँ पर एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये भी बनेगा CH2, और यहाँ पे क्या बनेगा, OH2+, ऐसा बनेगा। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज है, क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा, H प्लस को एक्सपेल करेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा CH2OH। तो हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे क्या, एल्कोहल और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। नहीं, यदि HSO4 माइनस के अटैक से HSO4 माइनस अटैच हो भी गया ना तो ये है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप हमें कैसे मालूम चलता है? जियोसिम हमने सीखा था, वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप, वीकर बॉन्ड बेटर लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड H2SO4 है। तो यदि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यदि ये लग भी गया ना तो H2 इसको यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देगा। सब्सटीट्यूट कर देगा मतलब इन एनी केस जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, OH वाला ही बनेगा। इसका मतलब डाइल्यूट यदि H2SO4 है तो मुझे प्रोडक्ट में क्या लिख कर आना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट में CH3 CH2OH लिख कर आना पड़ेगा। और गलत होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 में H2SO4 दिख रहा है, कहीं पे H2 तो दिख ही नहीं रहा था। तो फिर एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिलेबस में। और इम्पॉर्टेंट क्या है
क्या आज के बाद मुझे डाइल्यूट एसिड कोई लिखा हुआ दिखे, या हो सकता है तुम्हें H+ और H2 लिखा हुआ दिखे। भाई H+ मतलब एसिड ही तो हुआ, हो सकता है ये मिक्स करके इस तरीके से लिख दिया जाए H3+। इन सब का मतलब एक ही है। यदि ये लिखा रहेगा ना तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें डायरेक्ट आंसर बनाने के लिए वाटर का एडिशन करना चाहिए, यही हमने अभी देखा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक पढ़ लो। शॉर्ट ट्रिक मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर डायरेक्ट आंसर मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे ऑफ H+ एंड OH-, लेकिन याद रहे विथ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा। तो एक्चुअली डाइल्यूट H2SO4 क्या हुआ, एडिशन ऑफ वाटर हुआ। क्लियर है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ वाटर से ही स्टार्ट करेंगे और लेकर आएंगे HBO प्रोसेस। थैंक यू।